जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मुज़ाकराती दौर, सलाम दुआ का दौर, अलैक सलैक का दौर, तिलावत कुरान पाक का दौर, एक दूसरे से के लिए नेक जज्बात के इजहार का दौर हो चुका। अगला दौर 2 जनवरी को है और जैसा कि आपको बताया था कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो महफूज है, जो पहले कहा गया था कि आज के दिन मतलब सोमवार के दिन मतलब 23 दिसंबर को सुनाया जाना है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुज़ाकरात की वजह से, बातचीत की वजह से, लग ऐसे रहा है कि मुज़ाकरात की वजह से, बातचीत की वजह से मौखर कर दिया गया है। अब सुनाया जाएगा 6 जनवरी को। और मुझे नहीं लगता, अगर मुज़ाकरात आगे कामयाब हो जाते हैं या आगे बढ़ते हैं या अच्छी पेशरफ्त होती है तो हो सकता है 6 जनवरी को भी ना सुनाया जाए 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला। तो मुज़ाकरात में आज क्या हुआ और किस तरफ ये सब कुछ जा रहा है, और 190 मिलियन पाउंड केस जो कि जहाँ ये अच्छी बात है कि इसके फ़ैसले को डिले किया गया है, वहाँ बहुत सारे ये भी सवालात उठते हैं कि हमारी अदालतें, हमारे जज कितने आज़ाद हैं, कितनी आज़ादी है उनके पास। कि पहले उन्होंने कहा कि सोमवार वाले दिन 23 दिसंबर को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा 190 मिलियन पाउंड का, जज साहब ने खुद कहा। और फिर जब मुज़ाकरात होने लग गए, बातचीत होने लग गई, तो फ़ैसला आगे चला गया, महफूज फ़ैसला आगे चला गया। ये है हमारी असल औकात। गो के अच्छी बात है कि कोई मज़ीद तलखी, क्योंकि इस केस में इमरान खान को सज़ा तो होनी है, सज़ा तो देनी है इमरान खान को, लेकिन मज़ीद तलखी से पहले एक एफ़र्ट कर लेनी चाहिए मुज़ाकरात की, बातचीत की, शायद मामलात हल हो जाएं। और आखिरकार होने मुज़ाकरात और बातचीत से ही हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा एंगल बड़ा अफसोसनाक है और एक तरह से दुख भरा है। बज़ाहिर हम कहते हैं कि अदलिया, जज, फ़ैसले, अंदर से हकीकत हाल क्या है उस पर दुख होता है। खैर 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी, आज़ाद अदलिया ख़त्म हो चुकी, अदलिया हुकूमत के अंडर आ चुकी। बात तो आज इसी पे करनी है, लेकिन उससे पहले एक तकलीफ़ दे बात, दुख भरी बात। हमारे मीडिया इंडस्ट्री के बड़े नाम आफ्ताब इकबाल हैरत अंगेज़ तौर पर और पुरअसरार तौर पर बरतानिया से, वो बरतानिया गए हुए थे और वो दुबई एयरपोर्ट पर लैंड किया उन्होंने, और दुबई एयरपोर्ट पर ही पिछले 20 घंटे हो गए हैं ऑलमोस्ट लापता हैं वो। बड़ा हैरत अंगेज़ केस है ये, पुरअसरार केस है। अगले लम्हे क्या आ जाए ये अलहदा बात है, लेकिन इस वक्त तक ये बड़ा पुरअसरार केस है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हो रही हैं। आपके इल्म में होगा कि आफ्ताब इकबाल, जिन्होंने दुनिया टीवी से अपने टीवी का सफ़र शुरू किया था, हमारे ज़फ़र इकबाल साहब हैं, बहुत बड़े शायर हैं। ज़फ़र इकबाल साहब के वो एक शेर है, मैं उसका अगर कोई आगे पीछे लफ्ज़ हो जाए तो माज़रत चाहता हूँ कि झूठ बोला है तो इस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। इस तरह के लाजवाल कई शायरों, कई किताबों के और हयात हैं माशाल्लाह ज़फ़र इकबाल साहब, उनके साहबज़ादे हैं। और दुनिया टीवी से इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सफ़र शुरू किया। उसके बाद जियो पे आकर इनकी शोहरत को 4 चांद लगे, और कब इन्होंने, और उसके बाद ये एक्सप्रेस न्यूज़, आप न्यूज़ को इन्होंने हेड किया, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर काम किया। उनके अपने कई यूट्यूब चैनल्स भी हैं। और फिर वो जब इमरान खान 9 मई हुआ, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आया तो ये भी गिरफ़्तार हुए, और गिरफ़्तार भी उन दिनों हुए जब जिन दिनों इमरान रियाज गिरफ़्तार हुआ था। खैर ये रिहा हो गए उसके बाद। और उसके बाद इनके लिए बकौल इनके खुद ये बताया करते थे कि मेरे लिए हालात मुनासिब नहीं हैं, हालात मुश्किल हैं, मैं नहीं बात कर सकता, नहीं इतना बोल सकता, या मैं यहाँ अब नहीं काम कर सकता। फिर ये दुबई शिफ्ट हो गए और वहाँ इनके पास गोल्डन वीज़ा, इन्हें गोल्डन वीज़ा मिला
दुबई शिफ्ट हो गए। तो अब ये आखिरी मर्तबा ये अभी जो ये बरतानिया गए हुए थे अपनी अहलिया के साथ, और इनकी बेटी की कोई ग्रेजुएशन थी उस हवाले से, और इन्होंने इसके अलावा वहाँ गेट टुगेदर भी किए, कई वहाँ प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किए और वहाँ फैमिली टाइम भी गुजारा। बरतानिया से वापस आए, दुबई उतरे, एयरपोर्ट पे अभी तक की जो इतलात हैं कि एयरपोर्ट पे ये अहलिया के साथ निकल रहे थे। तो इनके पास चूँकि गोल्डन वीज़ा है तो इन्होंने मशीन से, वो आजकल जदीद एयरपोर्ट पे वो होता है कि आप मशीन से भी अपना पासपोर्ट दिखाकर, वीज़ा दिखाकर तो निकल सकते हैं। तो इनकी अहलिया ने अपना वो जो इमिग्रेशन का काउंटर क्रॉस कर लिया, वो अपना पासपोर्ट दिखा के मोहर लगवा कर। तो इन्होंने वो एक मशीन से किया तो उस मशीन ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर दूसरी मशीन पे गए, वहाँ से किया, अहलिया ने कहा दूसरी से चेक कर ले, वहाँ गए, वहाँ भी नहीं किया। तो फिर इन ये एक जो वहाँ एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन काउंटर पे जो इमिग्रेशन अफसर होते हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो इमिग्रेशन आप दफ्तर चले जाएं। वहाँ गए और फिर वहाँ से इनका कोई पता नहीं चला। यानी इनकी अहलिया ने जो अब तक मुसलसल दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं दुबई एयरपोर्ट पर, और जिन्होंने पाकिस्तानी सफारतखाने से भी रब्ता किया है, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। तो इनकी अहलिया के मुताबिक जो आखिरी मरतबा आफ्ताब इकबाल साहब को जाते हुए देखा, वो इमिग्रेशन काउंटर से पीछे इमिग्रेशन दफ्तर की तरफ जाते हुए देखा। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। अब कई सवाल हैं। पहला है कि क्या इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया दुबई यानी हुकूमत ने, या दुबई पुलिस ने, या दुबई इमिग्रेशन ने गिरफ़्तार किया है? तो अगर गिरफ़्तार किया जाना था तो 19-20 घंटे हो गए हैं, तो उन्हें गिरफ़्तारी शो कर देनी चाहिए थी। क्योंकि आप किसी भी केस में हो सकता है, वो प्रॉपर्टी का भी वहाँ सुना है काम कर रहे थे, वहाँ वो अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे थे, दुबई में शिफ्ट हो गए थे और बाकायदा प्रोग्राम कर रहे थे, तो कोई भी हो सकती है बात। तो उस सिलसिले में तो बड़ा आसान है कि आपको वहाँ दुबई एयरपोर्ट पे या किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए तो उसके बाद आपको शो कर दिया जाता है कि इस केस में गिरफ़्तार कर लिया गया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। उनकी गिरफ़्तारी शो नहीं की गई, बाकायदा रजिस्टर नहीं हुई गिरफ़्तारी। दूसरा एक ये भी है कि उन्हें कोई पाकिस्तान में केस हो या कोई रेड वारंट हो, इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया हो, तो उसके लिए भी है कि जब आप वहाँ से अगर आप इंटरपोल के ज़रिए किसी ने गिरफ़्तार करना था तो वो फिर आप बरतानिया से कैसे जहाज़ में बैठ गए? क्योंकि इंटरपोल तो पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को, दुनिया के इमिग्रेशन सिस्टम को बता देता है कि ये फ़लाँ बंदा है, ये हमें वांटेड है, हमें चाहिए। तो वहाँ से वो कैसे जहाज़ में बैठ के दुबई आ गए? तो बड़ा पुरअसरार तौर पर बड़ा एक मुअम्मा है कि वो क्यों गिरफ़्तार हुए, किसने गिरफ़्तार किया और अब कहाँ हैं वो। ज़ाहिर है फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। उनके छोटे भाई जुनेद इकबाल का ट्वीट भी आ चुका है कि उनका कोई पता नहीं चल रहा। हमने पाकिस्तानी सफारतखाने से बात की, हमने दुबई इमिग्रेशन से बात की, हमने दुबई पुलिस से बात की, कहीं भी कोई उनका पता नहीं चल रहा। ज़ाहिर है होंगे तो वो दुबई एयरपोर्ट पे ही हैं, और दुबई एक ऐसा मुल्क है, सिक्योर मुल्क है सिक्योरिटी के हवाले से, और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई कीनिया हो, नाइजीरिया हो, कोई अफ्रीका का मुल्क हो कि जहाँ कुछ ऐसा एडवेंचर हो सकता है। तो किस वजह से, किसी प्रोग्राम की वजह से, किसी लेन देन की वजह से, किसी गुफ्तगू की वजह से, किस वजह से गिरफ़्तार हुए हैं, किस केस में गिरफ़्तार हुए हैं, किसने गिरफ़्तार किया है और वो किस हाल में है, अभी तक कोई पता नहीं चला। फैमिली के लिए हमदर्दियाँ हैं, ज़ाहिर है उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी ख़यालात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहैसियत इंसान और हमारी इंडस्ट्री से है, उनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रहा है, और इसके लिए उनकी फैमिली से भी इज़हार हमदर्दी। और मेरी तो ख्वाहिश होगी, वरना तो पाकिस्तान हम पाकिस्तानी तो बाहर की दुनिया में यतीम मस्कीन ही होते हैं ना। पाकिस्तानी सफारत खाना हमारा कोई, अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाएं तो ना कोई
हम मदद कर सकता है। अगर कोई किसी मुल्क की पुलिस या किसी केस में आ जाए तो ना पाकिस्तानी सफारत खाना इस काबिल होता है कि वो मदद कर सके, ना वहाँ की कम्युनिटी होती है कि वो मदद हो सके, क्योंकि ये मुल्कों पे डिपेंड करता है। जब आपकी मईशत बेहतर होगी, आपकी दुनिया में इज़्ज़त होगी, आप अपने पाँव पे खड़े होंगे तो वो मुल्क और फिर आपका मुल्क आपका पीछा करे। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप का कोई भी बंदा इस तरह कहीं किसी एयरपोर्ट पर लापता हो जाए तो अब तक तो शोर मच जाना था। उनके होते भी नहीं हैं, हम जैसे मुल्कों के ही होते हैं। तो हम तो वैसे भी यतीम मस्कीन हैं, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी। हमारी क्या औकात है? जब मुल्क की कर्ज़ों में डूबा हुआ कशकोल बना हुआ तो बाहर हमारी क्या रत्ती भर भी इज़्ज़त नहीं है, औकात ही कोई नहीं है। आप बाहर की जेलें देख लें, भरी पड़ी हैं पाकिस्तानियों से, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये रोज़ कश्तियाँ डूब जाती हैं, डंकी ट्रेडिंग और डंकी वो जो यूरोप जाना, तो वो देख लें। तो बुरे हाल हैं बहरहाल। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब के लिए दुआ कि अल्लाह वो खैर आफियत से, ज़ाहिर है इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, केस भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, तो वो तो बंदा भुगत लेता है, लेकिन खैर आफियत से हों। और वो अपनी फैमिली के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है उनकी फैमिली के लिए भी इजहार हमदर्दी, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। तो वापस आते हैं अपने मौजू पर। जो मेन मौजू है, जो अहम आज का टॉपिक है, वो है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीमों का पहला दौर हो चुका है। और पहले दौर में सलाम दुआ हुई, तिलावत कलाम पाक हुई, अलैक सलैक हुई, हाल अवाल पूछा गया और छोटे मोटे गिले शिकवे किए गए। और अब 2 जनवरी को दोबारा इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चार्टर्ड ऑफ डिमांड यानी अपनी शराइत लेके आएगी। और इमरान खान की शर्तें तो आल सब के सामने ही हैं कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई और 8 फरवरी और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का बनना। तो बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि पहले बैकडोर राब्ते हुए, बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि बैकडोर बातचीत हुई, अच्छी बात के मुज़ाकरात पर आमादगी हुई, अच्छी बात के मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी, अच्छी बात के मुज़ाकराती कमेटियों का पहला दौर हो गया। और अच्छी बात होगी कि कोई ब्रेक थ्रू निकले, क्योंकि इस लड़ाई में, इस नफ़रत तकसीम में मुल्क का नुकसान भी है, कौम का नुकसान भी है और इस लड़ाई लड़ने वालों का भी नुकसान है। कोई फ़ायदे में नहीं होगा। लड़ाई लड़ी जाती है तो किसी को ज़्यादा नुकसान होता है, किसी को कम होता है, नुकसान होता ज़रूर है। और फिर जब बातचीत से ही मामला हल होना है, मुज़ाकरात से ही मामला हल होना है एक ना एक दिन, तो कोई ज़्यादा नुकसान करवाने की बजाय अभी मेरा ख़्याल है बातचीत कर लेनी चाहिए, मुज़ाकरात कर लेनी चाहिए और अच्छी बात है। और ये भी एक बड़ी मुस्बत बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक बज़ाहिर ये मैंडेट चोर हुकूमत है, ये ज़ालिम है हुकूमत है, ये गासिब हुकूमत है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, इनके साथ हम क्यों बैठे हैं, या इनके पास ताकत ही नहीं है, हम ताकतवरों के साथ बैठेंगे, इससे थोड़ा सा एक कदम पीछे हटी है और वो हुकूमत के साथ बैठी है। और ये भी अच्छी बात है कि ये हुकूमत जो थी, ये शहबाज हुकूमत, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से कह रही थी कि ये तखरीब कार हैं, ये फितने हैं, ये दहशत गर्द हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं, ये सियासी गंदे से साफ़ करना है। तो मतलब कि अब अपने कहे हुए सियासी गंद के साथ आज वो बैठी है और ये भी अच्छी बात है। और अल्लाह करे इसमें से कुछ निकले। अब इमरान खान फैक्टर है कि इमरान खान कब तक इन मुज़ाकरात को जारी रखते हैं, या वो इन मुज़ाकरात को मुसलसल जारी रखें, ब्रेक थ्रू तक जारी रखें, कोई मुआहदा होने तक जारी रखें। शराइत, तवक्कुआत, ये भी अगला पुलसरात है इन मुआहदों के, इस मुज़ाकरात के लिए। पीटीआई हार्ड लाइनर्स, वो जो रुपोश हैं, वो जो बाहर बैठे हैं, जो चाहते हैं कि हुकूमत के साथ बैठना ही नहीं चाहिए, उनको कैसे पीटीआई हैंडल करेगी। मुस्लिम लीग के हार्ड लाइनर्स जो कहते हैं कि ख़त्म कर दो, इमरान खान पर बगावत का मुकदमा करो, पीटीआई पर पाबंदी लगाओ, उनको कैसा। और सोशल मीडिया फैक्टर भी है, बयानिया फैक्टर भी, हम बयानियों के कैदी हैं, पूरा मुल्क बयानियों का कैदी है। फिर 9 मई है, फिर आगे 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना 2 केस और GHQ हमला केस, और फिर उसके अलावा बहुत बेतहाशा केस, जेल ने हवालाते, क्रैकडाउन, बहुत कुछ पुलसरात हैं। लेकिन अच्छी बात है बैठे हैं दोनों फरीक। और अब अगला दौर होगा 2 जनवरी को,
और 2 जनवरी मतलब 4 दिन पहले 190 मिलियन पाउंड केस की फैसले से, हो सकता है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मज़ीद आगे हो जाए, लेकिन ये सुनाया जाना था आज। जज साहब ने कहा आज फैसला, महफूज फैसला सुनाया जाएगा। अब बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि जज साहब फैसला लिख रहे हैं लेकिन जो अंदर के दोस्त अहबाब हैं हमारे, वो कहते हैं कि ये मुज़ाकरात और बातचीत की वजह से ये फ़ैसला डिले हुआ है, और ऐसा लग रहा है। अब इसका एक पहलू तो है कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं ये बड़ा मजबूत और ठोस केस है इमरान खान के ख़िलाफ़। मैं इस राय को नहीं मानता। मेरे ख़्याल में इस केस में बड़े झोल हैं, ये एक इंतकामी कार्रवाई है। इस केस में कई मरतबा मैं बात कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि इस केस में हसन नवाज़ फैक्टर को नज़रअंदाज किया गया। नवाज़ शरीफ, एक ये सवाल भी कि क्या उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने अपने बेटे हसन नवाज़ की प्रॉपर्टी को डबल कीमत पर मलक साहब से बेचने के लिए अपना इस्तेमाल किया, असर रसूख अपने ओहदे का, ये भी बड़ा फैक्टर है। अल-मशरक बैंक एक फैक्टर है जिसने कहा कि ये पैसे तो हुकूमत पाकिस्तान के नहीं हैं, फिर पैसे वापस मिल चुके हैं। फिर इमरान खान ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया, कोई अपनी ज़मीन नहीं खरीदी, कोई सरे महल नहीं, कोई एवन फील्ड नहीं, एक जगह उस पर यूनिवर्सिटी और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो इसके बावजूद इमरान खान को सज़ा और हसन नवाज़ की बरीयत और जो केस, इसमें और भी बड़ी चीज़ें, मैं कई मरतबा इस पर बात कर चुका हूँ। तो 190 मिलियन पाउंड केस का एक जहाँ ये अच्छी चीज़ है कि ये सज़ा तो होनी है, ज़ाहिर इमरान खान को दी जानी है, तो लेकिन आगे चला गया ताकि ये मुज़ाकरात में तलखी मज़ीद ना होती, डेडलॉक ना हो जाता। दूसरी तरफ ये भी एक है कि ये है हमारी अदालतें, ये है हमारे फ़ैसले, कि बातचीत शुरू हुई तो फ़ैसले ही आगे चले गए, तो मतलब बातचीत कामयाब हो जाए तो केस ख़त्म भी हो सकते हैं। तो ये हमारे मुल्क की औकात, ये हमारे मुल्क का इंसाफ। और वैसे भी अब 26वीं हिजरी तरमीम के बाद अदलिया हुकूमत के अंडर है, ताबे, अब आज़ाद अदलिया तो रही नहीं। तो पहला दौर हो चुका मुज़ाकरात का, अगला दौर 2 जनवरी को होगा। 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस है। इसी दौरान बड़ा कुछ होना है। और अब बात यह है कि एक काम ज़रूर होना चाहिए कि दोनों साइड, मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत की तरफ से ये जहर उगलने वाले बयान हैं, आग उगलने वाले शोला बयानियाँ, ये ख़त्म होनी चाहिए। अभी जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जहर उगला है लंदन में, गालिबन वो लंदन गए हुए हैं, वहाँ से जहर उगला है और जहर शौकत खानम तक गया है। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे, मेरे ख्याल से वो रिचर्ड ग्रेनल साहब का जो दुख, तकलीफ़, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ख्वाजा आसिफ साहब को ले डूबा, और उन्होंने कहा कि इमरान खान फ़ौजी प्रोडक्ट हैं और अब अमेरिका के कंधे पर वापस इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इमरान खान फ़ौजी प्रोडक्ट है, कुर्बान जाऊँ। ख्वाजा साहब आपके वालिद जो गालिबन जनरल ज़िया-उल हक़ की मजलिस शूरा के चेयरमैन नहीं थे, वो नेल्सन मंडेला की मजलिस शूरा के चेयरमैन होंगे, और जनरल ज़िया-उल हक़ तो फ़ौजी हैं ही नहीं, तो आपके वालिद भी फ़ौजी प्रोडक्ट नहीं है। और फिर आप 2018-2024 का आपने इलेक्शन जो है वो तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीते ही नहीं, आप तो बाकायदा जीत के आए हैं, आप भी फ़ौजी ना हुए। और फिर हमेशा आर्मी चीफ़ को, पिछले आर्मी चीफ़ को आप कालिम भी करते थे, उनके साथ मीटिंग्स भी करते थे रात को भी, वो भी खैर फ़ौजी प्रोडक्शन ना हुई। और आपके कायद नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल फ़ौजी प्रोडक्ट नहीं है, वो उनको तो पता ही नहीं है कि ज़िया-उल हक़ साहब नामी का कोई, ज़िया-उल हक़ नामी कोई आर्मी चीफ़ भी आया था, और किसी ज़िया-उल हक़ ने मार्शल लॉ भी लगाया था और मुस्लिम लीग भी बनाई थी, तो उनको तो पता ही नहीं है। खैर, तो वो भी फ़ौजी प्रोडक्ट नहीं, तो फ़ौजी प्रोडक्ट है इमरान खान। तो जहाँ तक है कि ख्वाजा साहब के वो अमेरिका के कंधों पर इक़्तिदार में आना चाहते हैं, ये आपको थोड़ी सी दिल पे लगी है। लगता है रिचर्ड ग्रेनल साहब वाला जो ट्वीट है ना, धड़ाधड़, वो ज़रा दिल पे आप ले गए। तभी आप शौकत खानम अस्पताल पर भी जहर उगल रहे थे, हालांकि वो तो सारों का अस्पताल, साझा अस्पताल है। तो कोई चीज़ अगर आप बना नहीं सकते, सियालकोट की एक सड़क अगर आप सड़कें बना, एक सड़क छोटा सा इस शौकत खानम जैसा अस्पताल सियालकोट में बना दें तो वो भी बड़ी बात है। बल्कि आपने तो नाम ही बदले, एक इलामा इकबाल, गालिबन इलामा इकबाल के उस्ताद के नाम पे था, या वालिद के, या इलामा इकबाल साहब के अपने नाम पे था कोई अस्पताल या क्या, तो वो आपने अपने वालिद के नाम पे कर दिया था। तो नाम ही बदलते हैं, आप तख्तियाँ ही बदलते हैं। तो
तो ये आप दिल पे ले गए कि इमरान खान अमेरिकी कंधों पे आना चाहते हैं। दिल पे ना लें। रिचर्ड ग्रेनल आपके असाब से खेल रहा है और आप असाबी तौर पर वीक हो रहे हैं। ज़रा कदमों पे खड़े रहें। अभी तो ट्रंप साहब को हल्फ उठा लेने दें, उसके बाद बड़े मरहले आने हैं। तो ख्वाजा साहब ज़रा हौसला, हिम्मत। रिचर्ड ग्रेनल, अगर आप इतने ही इमरान खान को कोसने देने या इमरान खान को ताने देने या इमरान खान पर चढ़ाइयाँ करने के बजाय रिचर्ड ग्रेनल को ज़रा सीधे हो। आपका भी एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसको लिखें कि तेरी कैसे ज़रूरत हुई भाई ये लिखने के लिए कि फ्री इमरान खान, क्या तेरे कंधे पर आना चाहता है इक़्तिदार में? ज़रा पूछे तो सही रिचर्ड ग्रेनल साहब से। हल्का सा, लंदन में तो आप हैं, तो थोड़ा सा ही दूर आगे अमेरिका है, तो वहाँ पूछें ज़रा जहाँ पूछना चाहिए। यहाँ क्या चढ़ाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।